हेलो गाइस। स्टोरी रियल्म हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 2.1। ये कहानी क्रॉनिकल ऑफ ट्रूथ के 952वें वर्ष के क्रिम्सन ब्लॉसम सीजन के तीसरे महीने से शुरू होती है। दुनिया की हर चीज एक ऐसी शक्ति से बनी हुई थी जो आम इंसानों के लिए अदृश्य थी। इस शक्ति को सीधे शब्दों में पावर या मैजिक कहा जाता था। इस शक्ति के प्रवाह को मैजिक वेन कहा जाता था। मैजिक वेन वही प्रवाह था जो इस पूरी दुनिया को बनाता था, उसके अस्तित्व को संभलता था और उसके नियमों को चलता था। लेकिन कुछ बहुत ही दुर्लभ लोग ऐसे होते थे जो जन्म से ही एक विशेष अंग के साथ पैदा होते थे, जिसे गाइडिंग वेन कहा जाता था। ये अंग आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन माना जाता था कि ये शरीर की रक्तनलियों या अन्य आंतरिक एंगॉन की तरह ही होता है। क्योंकि मानव शरीर भी इस दुनिया का ही एक हिस्सा था, इसलिए वो भी मैजिक से ही बना हुआ था। दूसरे शब्दों में, मानव शरीर भी मैजिक वेन के प्रवाह पर ही अस्तित्व रखता था। ज्यादातर लोग अपनी इच्छा से मैजिक वेन को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों के पास गाइडिंग वेन होती थी, वो उसके माध्यम से मैजिक वेन को महसूस कर सकते थे और उससे जुड़ सकते थे। अपनी गाइडिंग वेन के माध्यम से मैजिक वेन की उस अपार और विशाल शक्ति से जुड़कर ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार उस शक्ति का एक छोटा हिस्सा नियंत्रित कर सकते थे और अपनी कल्पना के अनुरूप अद्भुत घटनाओं को जन्म दे सकते थे। इस कला को सोर्सरी कहा जाता था, और जो लोग अपनी गाइडिंग वेन के जरिए इस शक्ति का उपयोग कर सकते थे, उन्हें मेजेस कहा जाता था। लेकिन लवर्ता में उनका सामाजिक दर्जा सबसे निचले स्टार पार था। ऐसा कहा जाता था कि हर 100 लॉग ऑन में से सिर्फ 1 व्यक्ति हाई गाइडिंग वेन के साथ जन्म लेता था। ऐसे लोग बचपन से ही अपने आसपास के माहौल को प्रभावित करने लगते थे, जिसे उनकी गाइडिंग वेन की मौजूदगी सामने आ जाती थी। इनके प्रभाव अलग अलग होते थे। कुछ बच्चे रोते वक्त हवा के झोंके पैदा कर देते थे, जबकि कुछ अपनी भावनाओं के उतर चढ़ाव के दौरान अनजाने में दूसरों पर अदृश्य हमले कर बैठते थे। सही प्रशिक्षण मिलने के बाद एक मेज अपनी मर्जी से मैजिक को नियंत्रित कर सकता था और विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जन्म दे सकता था। ये शक्तियां खाना पकाने के लिए आग जलाने या पीने का पानी उत्पन्न करने जैसे साधारण कामों से लेकर गाइडिंग वेन की शक्ति के अनुसार पूरे गांव को जला देने वाली भयंकर आग या विनाशकारी बाढ़ तक पैदा कर सकती थी। लवर्ता में मैजिक का उपयोग मुख्यतः सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये सिर्फ एक हथियार ही नहीं था, बल्कि घना कोहरा पैदा करने, प्रकाश के अपवर्तन लाइट रिफ्रैक्शन को नियंत्रित करके खुद को अदृश्य बनाने और इसी तरह की अन्य कलाओं के लिए भी इस्तेमाल होता था। इन तकनीकों की मदद से मेजेस घाट लगाकर हमले कर सकते थे या फिर जासूस और स्काउट की भूमिका निभा सकते थे। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि मैजिक स्वयं पदार्थ मैटर को ना तो बना सकता था और ना ही उसका रूप बदल सकता था। ये रहा एक स्मूथ और नॉवल स्टाइल ही इंग्लिश ट्रांसलेशन। जब तक किसी व्यक्ति के पास गाइडिंग वेन होती थी, तब तक ये खतरा बना रहता था कि अगर उसका सही तरीके से उपयोग करना ना सीखा जाए, तो वो अनजाने में अपने आसपास के लोगों और वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता था। और जितनी अधिक शक्तिशाली गाइडिंग वेन होती थी, उतना ही बड़ा ये खतरा भी होता था। इसलिए जिन बच्चों में एक निर्धारित स्टार से अधिक शक्तिशाली गाइडिंग वेन पाई जाती थी, उन्हें अनिवार्य रूप से किसी ऐसे मेज के अधीन शिष्यत्व अप्रेंटिसशिप ग्रहण करना पड़ता था जो आधिकारिक रूप से इंस्ट्रक्टर की योग्यता रखता हो। वहां वे अपनी गाइडिंग वेन के माध्यम से मैजिक को नियंत्रित करने की कला सीखते थे, जिसे मैजिक मैनिपुलेशन कहा जाता था। जो लोग सोर्सरी के एक निर्धारित स्टार से ऊपर की अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते थे, अर्थात जिन्हें आधिकारिक रूप से मेज के रूप में मान्यता मिल चुकी होती थी, वे हर बड़े और विकसित शहर में स्थापित मेज गिल्ड्स का हिस्सा बनते थे।
इन गिल्ड्स के माध्यम से वे कानून व्यवस्था बनाए रखने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का काम करते थे। इन मेजेस में से जो असाधारण प्रतिभा और कुशलता दिखाते थे, उन्हें राजधानी रायन्नन में स्थित सबसे प्रतिष्ठित मेज संगठन आयरन फोर्ट्रेस में शामिल होने की सिफारिश की जाती थी। वहां सेवाडीन वेल मेजेस की संख्या 2000 से भी कम थी। वे वास्तव में चुनिंदा योद्धा थे, लवरता के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली मेज कोर्ट्स, जिन्हें देश की जादुई शक्ति का शिखर माना जाता था। जैसे पहले बताया गया था, मेजेस को समाज में सबसे निचले दर्जे का पेशा माना जाता था। जिन लोगों के पास गाइडिंग वेन होती थी, जो मैजिक का उपयोग कर सकते थे और जिन्हें आधिकारिक रूप से मेज के रूप में पहचान मिल चुकी होती थी, वे लोग समाज की नफरत और तिरस्कार से कभी बाक नहीं पाते थे। एक पिंजरे में बंद चिड़िया के साथ बने खंजर डैगर के प्रतीक वाला पदक, जो मेज होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र था, असल में उनके लिए एक कलंक के निशान जैसा भी काम करता था। क्योंकि वे इस तिरस्कार से बाक नहीं सकते थे, इसलिए राजधानी के प्रसिद्ध संगठन आयरन फोर्ट्रेस का हिस्सा बनना हर मेज का सपना और जीवन का लक्ष्य होता था। आयरन फोर्ट्रेस न केवल मेजेस को सबसे बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करता था, बल्कि उन्हें सबसे अधिक सम्मान और उच्च स्थान भी देता था। इसी उम्मीद में कि एक दिन उनके लिए भी आयरन फोर्ट्रेस का रास्ता खुल जाएगा, अनेक मेजेस देश भर के विभिन्न शहरों की मेज गिल्ड्स में शामिल होकर कठिन परिश्रम करते रहते थे। इसके विपरीत, जिन लोगों के पास गाइडिंग वेन टू होती थी लेकिन अनमेन मैजिक का प्रयोग करने लायक प्रतिभा नहीं होती थी, उन्हें किस्मत वाला माना जाता था। वे अपनी गाइडिंग वेन की सच्चाई को छुपकर एक सामान्य जीवन जी सकते थे और समाज के तिरस्कार से बाक सकते थे। सबसे अधिक दयनीय स्थिति अन लोगों की होती थी, जो मैजिक का उपयोग तो कर सकते थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी कमजोर होती थी कि वे किसी मेज गिल्ड में शामिल होने के योग्य भी नहीं होते थे। ऐसे लोग ना तो आम नागरिकों की तरह जी पाते थे और ना ही एक सफल मेज बैन पाते थे। बच्चों को, जिनमें गाइडिंग वेन होती थी, मैजिक को नियंत्रित करना सिखाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए इंस्ट्रक्टर बनना पड़ता था। लेकिन इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सबसे पहले आयरन फोर्ट्रेस से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था। इनमें से कई इंस्ट्रक्टर्स मध्यम या बेड शहरों के सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में नियुक्त होते थे, जबकि कुछ लोग अपने स्वयं के प्राइवेट स्कूल्स भी स्थापित कर लेते थे। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए व्यक्ति का मैजिक का प्रयोग कर पाना और उसके बारे में उचित ज्ञान रखना जरूरी था। गाइडिंग वेन की शक्ति इस मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी। फिर भी ये स्वाभाविक था कि अधिकतर लोग अनप्रसिद्ध मेजेस के अधीन शिक्षा लेना पसंद करते थे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो। और सबसे अधिक लोकप्रिय इंस्ट्रक्टर्स वे रिटायर्ड मेजेस होते थे, जो कभी आयरन फोर्ट्रेस का हिस्सा रह चुके होते थे। कभी लील गांव से एक मेज आयरन फोर्ट्रेस में शामिल हुई थी। वो एक नाजुक, सुंदर और बहुत ही शालीन युवा लड़की थी। बेड होने के बाद एक मिशन के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी चोटें इतनी गहरी थी कि यूज मेज के रूप में अपनी सेवा से संन्यास लेना पड़ा। रिटायरमेंट के बाद वो अपने जन्मस्थल लील गांव लौट आई और वहां एक प्राइवेट स्कूल की स्थापना की, जहां वो नए बच्चों को मैजिक और उसके नियंत्रण की शिक्षा देने लगी। आमतौर पर राजधानी से इतनी दूर स्थित लील जैसे एक छोटे और दूरदराज गांव में किसी मेज का प्राइवेट स्कूल ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं करता था। लेकिन क्योंकि अस स्कूल की इंस्ट्रक्टर कभी आयरन फोर्ट्रेस की एक प्रसिद्ध मेज रह चुकी थी, इसलिए उसकी ख्याति डोर डोर तक फैल गई थी। उसकी प्रसिद्धि सुनकर आसपास के गांवों और शहरों से, हट्टा की काफी दूर के इलाकों से भी कई बच्चे उसके पास शिक्षा लेने आने लगे। अस मेज का नाम सेर्स था। अक्सर ऐसा होता था कि उसके घर में 10 से भी अधिक शिष्य साथ रहते और मैजिक की शिक्षा प्राप्त करते थे।
सेर्स का मार्गदर्शन बहुत ही सटीक और उत्तम था। उसकी शिक्षा के अंतर्गत कई ऐसे मेजेस तैयार हुए जो आगे चलकर आयरन फोर्ट्रेस में शामिल हुए। उन्हीं शिष्यों में एक लाल बालों वाला सामान्य सा लड़का भी था। उसमें देखने लायक कोई खास बात नहीं थी और न ही उसकी कोई विशेष पहचान थी। जब वो 8 साल का था तब वो एक दोस्त गांव से सेर्स के पास आया था। उस गांव से लील तक पैदल यात्रा करने में 10 दिन से भी अधिक समय लगता था। ऐसा लगता था जैसे उसके परिवार वालों ने उसे किसी बोझ या परेशानी की तरह दूर भेज दिया हो। लेकिन ये कोई असामान्य बात नहीं थी। उस समय किसी परिवार में मेज का जन्म होना बहुत बड़े कलंक और अपमान की बात माना जाता था। इसलिए लोग अक्सर बचपन में ही उनसे संबंध तोड़ लेना चाहते थे। फिर भी बच्चे को किसी गुरु के पास शिष्य बनाकर भेजना एक जिम्मेदार कदम माना जाता था, ताकि भविष्य में उसे जीविका कमाने के लिए संघर्ष न करना पड़े। वो लड़का सीखने में बहुत तेज था। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में वो कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। वो सेर्स की हर शिक्षा को उसी तरह अपना लेता था जैसे सूखी धरती बारिश के पानी को सोख लेती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हमेशा कठिन परिश्रम करता था। वो कई सीनियर शिष्यों से भी तेज गति से विभिन्न स्पेल्स याद कर लेता था और मैजिक मैनिपुलेशन की कला को किसी भी अन्य शिष्य से ज्यादा सटीकता के साथ सीख रहा था। ज्ञान और मैजिक मैनिपुलेशन की कला में वो सेर्स के सबसे बेहतरीन शिष्यों में से एक था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी गाइडिंग वेन जन्म से ही काफी कमजोर थी। कमजोर गाइडिंग वेन के कारण वो एक समय में बहुत अधिक मैजिक को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस वजह से उसकी जादुई शक्ति एक सामान्य मेज की तुलना में काफी कमजोर थी। उस लड़के का नाम लियोन था। कनेक्ट। जैसे ही ये छोटा सा शब्द धीरे से उसके होंठों से निकला, लियोन ने महसूस किया कि एक गर्माहट भरी ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। ये इस बात का संकेत था कि उसकी गाइडिंग वेन दुनिया के प्रवाह यानी मैजिक वेन से जुड़ चुकी थी। मंत्रा के कुछ टुकड़े धीरे धीरे बोलते हुए उसने अपने साथ जुड़ी हुई उस शक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू किया। वो शक्ति ना तो किसी रूप में थी और ना ही उसका कोई स्पर्श या एहसास था, फिर भी उसका अस्तित्व स्पष्ट रूप से मौजूद था। लियोन ने उस शक्ति को एक पहेली के टुकड़ों की तरह जोड़ना शुरू किया। अपने मन में बनी हुई कल्पना के रूप के अनुसार जब उसने यूज आकार दिया तो हवा में पानी की कुछ बूंदन प्रकट हो गई। धीरे धीरे अन बूंदन की संख्या बढ़ने लगी और वे मिलकर एक लहराती, नाचती हुई पानी की धार में बादल गई। कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी धीरे और कभी तेजी से पानी की वो धार किसी जादुई करिश्मे की तरह आजादी से घूम रही थी। अंत में वो शांतिपूर्वक जाकर एक खिले हुए फूल की जद के पास बिखर गई। जैसे जैसे बसंत का मौसम समाप्त होने के करीब आ रहा था, हवा धीरे धीरे गर्म हो रही थी। लेकिन उस पानी की धार के बिखरने से आसपास का वातावरण थोड़ा ठंडा और सुकून भरा हो गया। ठीक है डॉन। लियोन ने हल्की सी गर्दन हिलाकर संतोष जताया। उसने पुष्टि कर ली थी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार मैजिक को पूरी तरह और बिना किसी गलती के नियंत्रित कर सकता है। जो लोग मैजिक की पढ़ाई करते थे, अनमेन से अधिकतर समय के साथ ऐसे बुनियादी कंट्रोल एक्सरसाइजेस करना छोड़ देते थे। लेकिन लियोन ने 8 साल की उम्र में सेर्स का शिष्य बनने के बाद से लेकर पिछले 8 सालों तक एक भी दिन अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईमानदार या मेहनती था। असल वजह कुछ और ही थी। हर सुबह जब लियोन नींद से उठता, उसके दिल में एक डर बसा रहता था कि कहीं उसकी शक्तियों में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। यूज हमेशा ये भय सताता था कि शायद एक दिन अचानक उसकी मैजिक गायब हो जाए या फिर उसका उस पर नियंत्रण टूट जाए। मेज होना अपने आप में एक कलंक माना जाता था।
इसमें कोई खास फायदा या सम्मान नहीं था। फिर भी जैब यूज उसके घर से निकाल दिया गया था और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मैजिक सीखने के लिए समर्पित हो चुकी थी, तो अगर वो मेज भी ना रहा तो उसके पास बचेगा ही क्या। इसीलिए वो हर दिन ये पक्का करता था कि वो अब भी मैजिक का उपयोग कर सकता है। सिर्फ तभी उसके मन को थोड़ी शांति मिलती थी। लियोन के साथी शिष्य अक्सर उसके मैजिक पार नियंत्रण को देखकर हैरान रह जाते थे। वे बार बार उससे पूछते थे कि वो इतनी सटीकता और इतनी आजादी के साथ मैजिक को कैसे नियंत्रित कर लेता है। जब भी कोई उससे ये सवाल पूछता, लियोन बिना अपने चेहरे पर कुछ दिखाए अंदर ही अंदर कड़वी मुस्कान मुस्कुराता। क्योंकि मैं तुमसे अलग हूं, वो मन ही मन सोचता। क्योंकि तुम्हारे विपरीत मैं एक नाकाम इंसान हूं। अब तक वो अपनी कठिन मेहनत और चतुर तरीकों के सहारे किसी तरह आगे बढ़ता आया था, लेकिन वो जानता था कि धीरे धीरे वो अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। तभी अचानक उसके कानून में एक भरी और टूटती हुई आवाज पड़ी। एक पाल में ही उसने समझ लिया कि वो आवाज किसी के रोने की थी। उस आवाज का स्रोत ढूंढते ह्यू लियोन स्कूल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक लड़का पेड़ की छांव में सिकुड़कर बैठा हुआ था, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। वो लड़का ग्रे था, जो पिछले साल हाई सेर्स का शिष्य बना था। उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। सेर्स खुद के साथ भी कठोर थी और दूसरों के साथ भी। वो बहुत कम मुस्कुराती थी, लेकिन कभी किसी को कठोरता से डांटती नहीं थी और न ही कभी किसी पर हाथ उठती थी। इसलिए ग्रे के यहाँ छुपकर रोने का कारण उनकी गुरु सेर्स होना संभव नहीं था। अगर वो सिर्फ घर की याद में उदास था तो बात अलग थी, लेकिन अगर यूज अन्य शिष्य या गांव के लोग परेशान कर रहे थे तो उस बात को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होता। पहली स्थिति में लियोन कुछ खास नहीं कर सकता था, लेकिन अगर दूसरी बात सच होती तो 12 शिष्यों में से एक सीनियर होने के नेट यूज चुप रहना गैरजिम्मेदार ना लगता। हे, क्या हुआ? लियोन ने प्यार से आवाज लगाई। ग्रे, जिसे उसकी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था, अचानक उछल पड़ा और आंसुओं से भरी आंखों से लियोन की तरफ देखने लगा। अपने सीनियर शिष्य को सामने देखकर वो स्पष्ट रूप से चौंक गया था। शायद इसी हैरानी की वजह से उसके आंसू भी धीरे धीरे रुक गए। लियोन ने ध्यान से देखा, लेकिन ग्रे के शरीर पर कहीं भी चोट या मारपीट का कोई निशान नजर नहीं आया। ये देखकर उसने फिर से वही सवाल दोहराया, क्या हुआ? छोटा लड़का कुछ पालन तक छुप रहा। उसने होंठ भींच लिए और जवाब दीन से कतरता रहा। लियोन जैब ये सोचकर वापस मुड़ने वाला था कि शायद उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा, तब ग्रे ने आखिरकार बहुत धीमी और कमजोर आवाज में जवाब दिया, मैं बस नहीं कर पा रहा हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ग्रे ने सर झुकाए हुए धीमी आवाज में कहा, क्या समझ नहीं आ रहा? लियोन ने शांत स्वर में पूछा। ग्रे कुछ पाल छुप रहा, फिर मुश्किल से अपने शब्दों को बाहर निकलते हुए बोला, मैजिक मैनिपुलेशन। मैं मैजिक को नियंत्रित ही नहीं कर पा रहा हूं। तो बात ये थी। और लियोन तुरंत ग्रे की परेशानी समझ गया। स्पेल्स को याद कर लेना एक अलग बात थी, लेकिन मैजिक मैनिपुलेशन बिल्कुल अलग चीज थी। सबसे पहले अपनी गाइडिंग वेन को मैजिक वेन से जोड़ना पड़ता था और फिर अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अस मैजिक को नियंत्रित करना होता था। ये पूरी प्रक्रिया बहुत हद तक अनुभव और अंतर्ज्ञान पर आधारित थी, इसलिए आईएससी शब्दों में समझना काफी मुश्किल था। जिन लोगों के पास गाइडिंग वेन होती थी, अनमेन से अधिकतर लोग स्वाभाविक रूप से मैजिक को महसूस और नियंत्रित कर लेते थे। लेकिन कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों में ऐसा होता था कि व्यक्ति में ये प्राकृतिक समझ या इंट्यूइशन ही नहीं होती थी।
ऐसे लोगों के लिए पहली बार मैजिक को नियंत्रित करने की कोशिश करना बहुत उलझन भरा और कठिन अनुभव बन जाता था। लेकिन एक बार इसका तरीका समझ में आ जाए तो फिर सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लियोन ने मन ही मन सोचा। लेकिन सबसे मुश्किल काम वही पहली सफलता हासिल करना था। अगर कोई उस पहले कदम में ही सफल ना हो पाए तो उसके पास ऐसी शक्ति रह जाती थी जो किसी भी समय नियंत्रण से बाहर हो सकती थी, और फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी डर, चिंता और अकेलापन के साथ बितानी पड़ती। यूरी भी तो पहले ही कर चुकी है, ग्रे ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आंखों से एक मोटा आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गया। यूरी वही लड़की थी जो ग्रे के साथ ही सेर्स की शिष्य बनी थी। वो शायद ग्रे से 1 या 2 साल छोटी भी थी। इसी बात ने ग्रे को और भी ज्यादा उदास और निराश कर दिया था। 1 साल से शिष्य होने के बाद भी ग्रे अब तक मैजिक मैनिपुलेशन नहीं सीख पाया था, और अब उससे भी छोटी उसकी साथी शिष्य यूरी उससे आगे निकल चुकी थी। ये बात उसके नन्हे से दिल पर भारी बोझ की तरह बैठी हुई थी। भले हायूस पूरी तरह पता नहीं था कि गाइडिंग वेन होने के बावजूद अगर वो मेज ना बन सका तो उसका क्या होगा, लेकिन उसे इतना जरूर अंदाजा था कि उसका भविष्य अंधेरे से भरा हो सकता है। उसका चेहरा उदास था और उसकी छोटी सी आंखों में भी निराशा की झलक साफ नजर आ रही थी। काश ऐसी बस कोई एक मौका, कोई एक ट्रिगर मिल जाए, लियोन ने मन ही मन सोचा। ऐसा नहीं था कि ग्रे में प्रतिभा की कमी थी। अगर वो सिर्फ पहला कदम उठा लेता तो उसके लिए सब कुछ बदल सकता था। लड़का अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से सर हिला दिया। हे, अपनी गाइडिंग वेन को मैजिक वेन से जोड़ने की कोशिश करो। ये कहने के तुरंत बाद लियोन को एहसास हुआ कि ग्रे को तो अभी तक उस एहसास का मतलब ही नहीं पता था। उलझन में पड़े लड़के को देखकर उसने जल्दी से बात सुधारी। नहीं, मेरा मतलब, अपनी इंद्रियों को तेज करने की कोशिश करो। जैसे तुम बहुत दूर से आ रही किसी हल्की सी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसा क्यों करने को कहा जा रहा है। फिर भी शायद अपने सीनियर शिष्य की बात को नजरअंदाज करना यूं ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हल्के से सर हिला दिया। लियोन ने देखा कि ग्रे अब पूरी गंभीरता के साथ ध्यान लगा रहा था। ये पक्का करने के बाद उसने अपना ध्यान अपनी खुद की गाइडिंग वेन पर केंद्रित किया। फिर उसने उस मैजिक वेन को महसूस किया जो उससे जुड़ी हुई थी। वहां से उसने ग्रे की गाइडिंग वेन को ढूंढना शुरू किया, जो बहुत कमजोर रूप से मैजिक वेन से जुड़ी हुई थी। और फिर बहुत सावधानी से उसने अपनी गाइडिंग वेन को ग्रे की गाइडिंग वेन के साथ जोड़ दिया। जब कोई मैजिक वेन से जुड़ जाता था तो यूज ऐसा महसूस होता था जैसे वो दुनिया की सांसों को बिल्कुल करीब से सुन रहा हो। हवा की सरसराहट, पानी की मधुर कलकल, दूर स्थित भूमियों पर गिरती बारिश, आसमां में उड़ते पंछी और धरती में जद जमाए वृक्ष, सब कुछ इतना स्पष्ट महसूस होता था कि लगता था मानो इस दुनिया के हर जीवित प्राणी की धड़कन उस तक पहुंच रही हो। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी, क्योंकि लियोन अब किसी और व्यक्ति की गाइडिंग वेन से जुदा हुआ था, इसलिए उसे आम तौर पर महसूस होने वाले एहसास से बिल्कुल भिन्न अनुभव हो रहा था। उसने एक अंधेरी और घुटन भरी राखरैन की दुनिया को महसूस किया, जो बादलों से ढके आसमां जैसी लग रही थी। साथ ही उसने एक धड़कती हुई ऊर्जा को महसूस किया, जो नए उगते हुए कोंपालों की जीवन शक्ति से भरपूर थी। और उस सब के बीच एक कमजोर लेकिन जिद्दी संघर्ष भी था। जैसे कोई व्यक्ति तूफान के जोर से गिरने के कगार पर हो, फिर भी दांत भींचकर किसी तरह खुद को संभले रखने की पूरी कोशिश कर रहा हो।
लियोन के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये सारे एहसास उसके सामने बैठे उस छोटे लड़के ग्रे के हायदा। लियोन ने बहुत सावधानी से ग्रे की गाइडिंग वेन से खुद को जोड़ा, मानो उसके सहारे टिक गया हो। फिर उस गाइडिंग वेन का उपयोग करते हुए उसने दोबारा मैजिक वेन से संबंध स्थापित किया। धीरे धीरे मंत्रा के शब्द गूंजते हुए उसने अपनी इच्छा शक्ति को उस संबंध के माध्यम से प्रवाहित किया, और फिर उसने अपने अंदर एक ऐसे रूप में शक्ति को बुनना शुरू किया जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था। ग्रे की आंखें अचानक फैल गई जब उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई अनजानी शक्ति हिलोरे लेने लगी है। और उसी पाल जब लियोन द्वारा बुनी गई मैजिक आखिरकार सक्रिय हुई, उसके अंदर का आसमां साफ हो गया। जो भारी और बादलों से घिरा हुआ आसमां उसके मन में छाया हुआ था, वो एक ही पाल में छत गया। जैसे किसी चीज में जोर का विस्फोट हुआ हो, वैसे ही मुरझाती हुई कोमपाले अचानक जीवन से भर उठी और एक साथ तेजी से फूट निकली। उसी क्षण ग्रे ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। आह! आह! अगले ही पाल छपाक, पानी के जोर से उछलने की आवाज के साथ दो छोटी चीखें एक साथ गूंज उठी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उनकी हैरानी की वजह अलग अलग थी। ग्रे का चेहरा पूरी तरह आश्चर्य से भरा हुआ था। वाह, ये अभी क्या था? उसने हकलते हुए पूछा। वो अजीब सा एहसास, जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई चीज मुझे खींच रही हो। वो क्या था? ग्रे के गाल धीरे धीरे उत्साह से लाल होने लगे। वो उस अनोखे एहसास को शब्दों में बयां करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए उस अनुभव को ठीक से समझना लगभग असंभव था। लियोन बस शांतिपूर्वक उसकी बात सुनता रहा और हल्का सा सर हिला दिया। अगले ही पाल ग्रे खुशी से उछलकर खड़ा हो गया। वाओ! टू मैजिक मैनिपुलेशन का एहसास ऐसा होता है। उसकी आवाज में अब पहले वाली उदासी और निराशा का नामोनिशान तक नहीं था। अब वो खुशी और उत्साह से भरी हुई थी। कुछ देर पहले जो लड़का आंसुओं में डूबा हुआ था, वही अब चमकती आंखों के साथ खुशी से झूम रहा था। लेकिन जहां ग्रे बेहद प्रसन्न था, वही लियोन के दिल में एक कड़वाहट और भारी एहसास घर कर गया था। जिस पाल लियोन ने ग्रे की गाइडिंग वेन के माध्यम से मैजिक वेन से संबंध स्थापित किया, उसने तुरंत महसूस कर लिया था कि कुछ अलग है। उसने जिस शक्ति को छुआ था, उसकी मात्रा उसकी आदत से कहीं ज्यादा थी। उस अनजाने एहसास और बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए जब उसने मैजिक को नियंत्रित किया, तो उसका परिणाम ये हुआ। अगर वो सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा होता, तो ज्यादा से ज्यादा हवा में मुट्ठी जितना एक पानी का गोला बना पाता। लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उन दोनों के सर के ऊपर से पूरी बाल्टी भर पानी उलट दी हो। ग्रे की गाइडिंग वेन लियोन की कमजोर गाइडिंग वेन से बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि उससे काफी छोटा एक बच्चा, जिसने आज ही पहली बार मैजिक मैनिपुलेशन में सफलता पाई थी, उससे कहीं अधिक जादुई शक्ति का उपयोग कर सकता था। ये सच्चाई एक बार फिर लियोन के सामने नंगी होकर खादी हो गई। उससे महसूस हुआ जैसे खुद को मेज कहना भी उसकी औकात से बाहर की बात हो। उसके सामने मानो अंधेरे का एक भारी पर्दा गिर गया हो। लेकिन ग्रे को लियोन के दिल की इस कड़वाहट और पीड़ा का ज़रा भी अंदाजा नहीं था। वो तो अब भी अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहा था। क्या आप ये एक बार फिर कर सकते हैं? उसने चमकती आंखों से पूछा। प्लीज, मुझे मैजिक मैनिपुलेशन करना सिखाइए। लड़के की आंखें उम्मीद और उत्साह से चमक रही थी जब वो लियोन की तरफ देख रहा था। उस नज़र को देखकर लियोन के दिल में अचानक एक अंधेरी और कड़वी भावना उभार आई। एक पाल के लिए उसका मन हुआ कि वो ग्रे को सख्ती से मना कर दे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं?
आखिर जब वो खुद अपने भविष्य को संभल नहीं पा रहा था तो किसी अनजान लड़के की चिंता क्यों करे। उसके दिल के किसी कोने में एक और भी ज्यादा कड़वा विचार उभारने लगा। तुम भी वैसे ही जियो, एक ऐसे निकम्मे इंसान की तरह जो मैजिक मैनिपुलेशन तक ठीक से नहीं कर सकता। लोग तुम्हारी तरफ उंगलियां उठाए, तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम्हें नीचा दिखाए। एक पाल के लिए लियोन के मन में ऐसी ही अंधेरी और कठोर सोच ने जन्म लिया। अपने अंदर उमड़ रही उन अंधेरी भावनाओं से नजर चुराने की बजाय लियोन ने धीरे से अपना सर उठाया। उसने उस लड़के की तरफ देखा जो खुशी से तालियां बजा रहा था, और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। नहीं, ये मुस्कान जानबूझकर नहीं थी। ग्रे की मासूम खुशी को देखकर वो मुस्कान अपने आप उसके चेहरे पर आ गई थी। ये सच था कि उसके अंदर ग्रे को दूर धकेल दीन, उसे नजरअंदाज कर दीन और उसका दिल दुखाने की इच्छा मौजूद थी। लेकिन साथ ही एक और भावना भी थी, क्योंकि वो खुद को एक नाकाम और कमजोर व्यक्ति मानता था, इसलिए उसके दिल के किसी कोने में ये इच्छा भी थी कि वो कम से कम किसी एक इंसान के काम आ सके, चाहे बहुत थोड़ा ही सही, चाहे बस एक छोटी सी मदद ही क्यों ना हो। वो चाहता था कि कोई उसे जरूरी समझे, कोई ऐसा हो जिसे उसकी जरूरत हो। और इसी वजह से उस दिन के बाद सेर्स की कक्षा समाप्त होने के बाद अपने छोटे शिष्य ग्रे को मैजिक मैनिपुलेशन सिखाना लियोन की रोज की आदत बन गया। इसके साथ ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 2 पार्ट 1 यही समाप्त होता है। आगे की रोमांचक कहानी देखने के लिए स्टोरी रियन हिंदी चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं चैप्टर 2 पार्ट 2 में।